नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज का सेशन कारोबार की लाइफलाइन फाइनेंसिंग के नाम रहने वाला है। हम जहां एक और यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई की पहल पर फोकस करेंगे, तो वहीं कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग मॉडल के साथ डिलेड पेमेंट्स और स्ट्रेस अकाउंट्स की बारीकियों को भी समझेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे जुगल मंत्री, डायरेक्टर एंड सीईओ आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड। जुगल जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में बैंक्स और एनबीएफसीज को यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी एमएसएमई खाते को एनपीए तब तक क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो 2015 की नोटिफिकेशन का पालन नहीं करते हैं। हमने एसएमई एक्सप्रेस के पिछले सेशन में रिवाइवल और रिहैबिलिटेशन के गणित पर फोकस किया। हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे, इस आदेश पर आपका क्या नजरिया होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो केवल एक रिमाइंडर है। अंततः अगर आप देखेंगे जो भी फाइनेंशियर है, समय समय पर जो गाइडलाइंस आई हुई है उसको इन स्पिरिट और एक्चुअली उसको फॉलो करते ही हैं। जो भी ये स्पेशल मेंशन अकाउंट में हमारे जो भी अकाउंट होते हैं उनको अगर तभी ट्रांसफर किया जाता है जबकि उनकी रीपेमेंट के अंदर डिले होती है, और उसके पहले अगर कोई भी बोरोवर अपने लेंडर को अप्रोच करके ये बताता है कि वो कोई कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है या बिजनेस के अंदर या उसके कैश फ्लो के अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर के कारण अगर उसे कोई अड़चन है या परेशानी है और वो चाहता है कि उसको रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया जाए या उसके अकाउंट को कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाए या एडिशनल लाइन दी जाए, तो नॉर्मली लेंडर्स जो है उसकी रिक्वेस्ट को एक्सीड करके ये चाहते, ये दोनों के भले के लिए है, चाहे बोरोवर या लेंडर के लिए। तो नॉर्मली लेंडर इसको जो है बोरोवर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। अगर कहीं पर किसी को ऐसा लगता है कि उसने रिक्वेस्ट दी है अपने लेंडर को और उस लेंडर ने उस रिक्वेस्ट को नजरअंदाज करते हुए जबरदस्ती अगर एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया है, तब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ये एडवाइस करता है लेंडर को कि आपको 2015 जो कि 29 मई 2015 को सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इश्यू की हुई थी उसको पूरे रूप से फॉलो करना चाहिए। जुगल जी, आगे चलते हुए यह भी जरूरी होगा कि एमएसएमईज इस फ्रेमवर्क का बेनिफिट लेने के लिए लेंडर को अपने एमएसएमई होने की जानकारी समय पर बताएं, यानी कि अकाउंट एनपीए क्लासिफाई होने से पहले, जो कि काफी क्रूशियल स्टेज होती है। आप एमएसएमईज को इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लेंडर को आप जो है फाइनेंशियल डॉक्टर समझिए, तो इसीलिए एमएसएमई के अंदर भी ये जरूरी है कि अगर कोई भी एमएसएमई अंडरटेकिंग उसको ये समझ में आता है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ट्रैक हो रही है या डीरेल हो रही है, चाहे उसके बिजनेस से उसको कैश फ्लो बराबर नहीं आ रहा है, उसकी सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे उसके जो रिसीवेबल और डेटर्स है वहां पर अगर पैसे फंस गए हैं या कोई भी कारण से अगर उसको ये लग रहा है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ गड़बड़ हो रही है, तो हर बिजनेसमैन को ये पहले से अंदेशा हो जाता है कि उसकी बिजनेस के अंदर जो है कुछ उतार चढ़ाव आने वाला है। जुगल जी, आप अपने अनुभव से ये बता सकें कि एमएसएमई खाता जब स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी एसएमए में आता है तो इसके क्या प्रमुख कारण होते हैं? इंडस्ट्री डिलेड पेमेंट्स को लेकर भी चिंतित रहती है, तो वहीं फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी जरूरी है। ऐसे में आपका आंकलन क्या कहता है? जो हमको ये समझ में आती है कि एमएसएमई में जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके यहाँ पे एक तो जो है प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होता है। अकाउंटिंग सिस्टम के साथ में जो कैश फ्लो फोरकास्टिंग, जो नॉर्मली आप कहीं पे भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे तो वो जो उनका कैश फ्लो का ट्रेंड चल रहा है उस कैश फ्लो को वो प्रॉपरली फोरकास्ट करते हैं और उसके बेसिस पे अगर कोई कैश फ्लो में गैप है तो कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली हमने ये देखा है कि एमएसएमई वो बहुत सारे जो चीजें हैं वो हंच पे बिहेव करते हैं कि ये होने वाला है, ये एक्सपेक्टेड है। कहीं पे प्रॉपर जो है कैश फ्लो मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। जहां पे जो व्यवसायी अगर व्यवसाय करता है तो उसमें उतार चढ़ाव जो है इन सभी कारणों के कारण आ सकती है कि वहां पे उसकी कैश फ्लो की प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, उसका वर्किंग कैपिटल की प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। वर्किंग कैपिटल में चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो या वर्क इन प्रोग्रेस हो
या कहीं पे उसका कलेक्शन जो रिसीवेबल से आना चाहिए वो समय पर नहीं आ रहा है, या क्रेडिटर्स में जहां पे उसे उधार में सामान मिलता था वहां पे वो अभी उधार की जगह कैश पेमेंट पे उसको माल खरीदना पड़ रहा है, तो वहां पे भी मिसमैच हो सकता है। और उसके अलावा कई जगह ये देखा है कि जब पिक्चर अच्छी रहती है या व्यवसाय ठीक चल रहा रहता है, तो व्यवसायी जो है उसके बीच में से उसके पर्सनल जो एस्पायरेशन और एक्सपेक्टेशंस होती है उसको मीट आउट करने के लिए भी कैश फ्लो निकाल देता है और वो अपने खुद के लिए पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर लेता है। तब वो जो गैप क्रिएट हो जाता है वो परमानेंट गैप होता है। तो अगर आपकी आय से ज्यादा कैश फ्लो आप अगर टेक होम करते हो, सारे बिजनेस के सारे पैरामीटर्स बराबर चल रहे हैं परंतु आपने कैश फ्लो बिजनेस से ज्यादा निकाल दिया है, तब भी आप अपने एमएसएमई अंडरटेकिंग को तकलीफ में डाल सकते हो। जुगल जी, किसी भी एमएसएमई की क्रेडिट की जरूरतों का मूल्यांकन करते समय आप डिजिटल फुटप्रिंट्स पर क्या कहना चाहेंगे? आप कैश फ्लो बेस्ड मॉडल के पोटेंशियल को कैसे आंकते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मॉडल? ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है सौरभ जी। जो ट्रेडिशनल असेसमेंट के अंदर नॉर्मली जो रहता था वो 3 तरह की चीजें देखी जाती थी। पहली चीज कि किसी भी कंपनी या अंडरटेकिंग का जो प्रोपराइटर है और उसका जो बिजनेस है वो दोनों की जो है क्रेडिट स्कोर या उनकी नीति या नियति कैसी है, इसका पहले जो है ट्रेडिशनली आकलन किया जाता था। दूसरा, उनकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनकी बैलेंस शीट क्या है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसको सोचा और समझा जाता था। और उसके बाद में ये देखा जाता था कि आगे जाके इस बिजनेस में किस डायरेक्शन में ग्रोथ होगी और फ्यूचर कैश फ्लो क्या होगा। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए और इंडस्ट्री की स्टडी करके ये देखते थे कि ये जो प्रोजेक्शन किए हैं ये फॉलो होंगे, तो उसके बेसिस पे लिमिट्स, चाहे वो टर्म लोन की हो या वर्किंग कैपिटल की, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अंडरटेकिंग के लिए दी जाती थी। अब नए जो डिजिटल एनवायरनमेंट जो आया है उसमें ये तीनों चारों ट्रेडिशनल बिंदुओं को के अलावा बहुत सारी चीजें जो है जो आप असेस कर सकते हो, और इवन ये जो चीजें जो ट्रेडिशनल असेसमेंट करते थे उसको भी एकदम एक्सपर्टाइज कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट में आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके सारे पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इनका सबका आकलन आप कुछ ही मिनटों में कर सकते हो। उस पर्टिकुलर क्लाइंट का या उसी तरह के क्लाइंट जो उस बिजनेस में है, उस टेरिटरी में, उनका सबका बिहेवियर क्या रहा है, अभी क्या है, पिछले कुछ समय में क्या था और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, इन सबका भी सारा बिहेवियरल पैटर्न आप डिजिटली जो है आप एक्सेस कर सकते हो, उसको एसेस कर सकते हो। बिजनेस में जो सप्लायर है और जो कस्टमर है उन लोगों का क्या फीडबैक है, उनका क्या रिस्पॉन्स है, मार्केट ट्रेंड क्या है, ये सारी सिचुएशन जो है डिजिटल असेसमेंट के अंदर बहुत हैंडी रहती है। 1 और 1 11 वाली सिचुएशन है। अभी भी कॉम्बिनेशन जो ट्रेडिशनल असेसमेंट एज वेल एज जो डिजिटल असेसमेंट के कारण जो बूस्ट मिल रहा है उससे लैंडिंग पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, लैंडिंग फास्ट हो रही है और पेनिट्रेशन जो भी अंडरसर्व्ड या जहां पे अभी तक लैंडिंग पहुंची नहीं है वहां पे पहुंच पाना भी आसान हो रहा है। जुगल जी, देश में करीब 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं। इनके फॉर्मलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं विकसित भारत में इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है और ऐसे में फंड्स को लेकर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन वो स्मॉल बिजनेसेस जो बिना एक फॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम के काम कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? जरूरी है, आपको कुछ बिजनेस की एक्सपर्टाइज की जरूरत है, तो हम नॉर्मली कोशिश करते हैं जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे क्रेडिट में ऐसे लोग हैं जो उस पर्टिकुलर मार्केट, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को समझते हैं। ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके उनका एक प्रोविजनल या प्रोफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं हमारे यहाँ पे, और उसके बेसिस पे और उसके विंटेज के साथ में रखते हुए उनको लोन सैंक्शन करते हैं। जुगल जी, रिजर्व बैंक यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस लॉन्च करने जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एमएसएमई क्रेडिट को गति प्रदान की जा सकेगी। साथ ही इसमें कंसेंट बेस्ड डिजिटल इंफॉर्मेशन का प्रावधान होगा, इंक्लूडिंग लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। इससे लेंडिंग के समीकरण काफी हद तक बदलने की संभावना है। आप इसको कैसे रीड करते हैं? गवर्नमेंट जो करना चाह रही है ये डेफिनेटली पाथ ब्रेकिंग है, क्योंकि
आपके गवर्नमेंट के पहले के जो भी आप इनिशिएटिव लीजिए, चाहे आप जाम इनिशिएटिव लीजिए या यूपीआई इनिशिएटिव लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यूएलआई इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट लेना चाहती है, जहाँ पे पूरे लैंडिंग के इकोसिस्टम की सारी जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो क्लाइंट के क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड से लेके उस बिजनेस से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको लेके, और मोर इम्पोर्टेंटली चाहे क्लाइंट के केवाईसी से लेके, उसके क्रेडिट स्कोर से लेके, उसके पेमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड को लेके, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर मुहैया हो जाती है तो लेंडर को इस सब प्रोसेस में बहुत आसानी रहती है उसको असेस करने के लिए। उसमें ये जो हेल्प मिलेगी यूएलआई प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा इकोसिस्टम जो है, जिसमें आज की डेट में लॉगिन से लेके क्रेडिट असेसमेंट से लेके डिस्बर्समेंट में नॉर्मली 2 से 4 सप्ताह का जो समय लगता है, वो समय घटकर 3 से 5 दिन के अंदर आप न केवल असेसमेंट सेम डे कर सकते हो, इनफैक्ट आप पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके डिस्बर्समेंट जो है 3 से 5 दिन में कर पाओगे। ऐसा मेरा मानना है कि अगर ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जब भी पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएगा तो ये सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेंडर के लिए एज वेल एज बोरोवर्स के लिए। जुगल मंत्री जी, अभी के लिए इतना ही। पार्टिसिपेट करने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू। एसएमई एक्सप्रेस में हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे राजीव चावला, चेयरमैन IM SME ऑफ इंडिया। हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम MSMEs के फाइनेंसिंग के पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं राजीव चावला, चेयरमैन IM SME ऑफ इंडिया के साथ। राजीव जी, क्या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आया आदेश स्ट्रेस से गुजर रही MSMEs के लिए बड़ी राहत लेकर आया है? क्योंकि कई बार रीजंस आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल और उन्हें बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा एक लैंडमार्क, एक हिस्टोरिक जजमेंट है, और जिसने क्लियर किया है कि आप आरबीआई के एक सर्कुलर को इग्नोर करके उनकी बाकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर सकते। आज आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि 90 दिन तक यदि कोई डिफॉल्ट है तो उसको एनपीए करार दिया जाए। स्टॉक स्टेटमेंट भी अगर न दी जाए 90 दिन तो ऐसे अकाउंट्स को एनपीए करार दिया जाता है। लेकिन इस इजी सर्कुलर का तो बैंक्स फॉलो करते हैं, इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं, लेकिन जो वाइडर गाइडलाइंस हैं, जो 2015 का आरबीआई का सर्कुलर है, उसे बैंक्स ने इग्नोर कर दिया। और उसके माध्यम से जो पूरे स्टेप्स दिए गए हैं कि जब आप कोई बैंक किसी एसएमई को स्ट्रेस में देखता है तो उसको 1, 2, 3 डिफरेंट उसकी कैटेगरीज हैं, उसमें उसको क्लासिफाई करें, उनको वक्त दें रिवाइवल का, उनसे बातचीत करें, उनके लिए और प्रयास करें। एक बार अगर किसी एसएमई को आप एनपीए करार देते हैं तो कोई और बैंक, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिर उसे टच नहीं करता और उसे कहीं से भी राहत नहीं मिलती। और इसीलिए एनपीए शुड ऑलवेज बी द लास्ट स्टेज। कि ये लैंडमार्क जजमेंट है, हिस्टोरिक जजमेंट है, कोई नया कानून नहीं है। ऑलरेडी ये गाइडलाइंस आरबीआई ने सर्कुलेट की हुई हैं, जिसे बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस फॉलो नहीं कर रहे थे, और इसे इग्नोर करके सीधा एनपीए किसी यूनिट को करार देना, तो मुझे लगता है कि ये एक अद्भुत अपॉर्चुनिटी है। राजीव जी, एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए जहां बजट से बूस्टर मिला, स्ट्रेस्ड अकाउंट्स पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो वहीं आरबीआई यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ला रहा है। आरबीआई गवर्नर शशिकांता दास के मुताबिक जैसे यूपीआई ने पेमेंट इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया, उसी तरह यूएलआई लेंडिंग स्पेस के समीकरण बदल देगा। आप एमएसएमई के नजरिए से इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जितनी भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं लेंडिंग में, वर्तमान में भी फिनटेक कंपनीज या बैंक्स के भी जो पोर्टल है, पीएसबी लोन्स, in 59minutes.com etc., इन सभी पोर्टल्स के माध्यम से असेसमेंट और क्रेडिट रेटिंग और इमीडिएट डिसीजन मेकिंग आसान हो गया है। सिडबी जैसे बैंक्स ने भी अपने सभी लोन स्कीम्स को ऑनलाइन कर दिया है, और वो भी बहुत ही क्विक डिसीजन, इनफैक्ट कुछ मिनट्स में ही
ये डिसीजंस आ रहे हैं। उनके जो डिजिटल फाइनेंशियल फुटप्रिंट्स हैं और एनीवेयर इन द मार्केट, सिविल के माध्यम से या NESL के माध्यम से, किसी और उनके यूजेज, बिजनेस, GST लिंकेज, इन सब के माध्यम से। राजीव जी, आप हमें सिडबी के मोर्चे पर जो अहम कदम उठाए गए हैं उस पर भी राय दे सकें, क्योंकि आने वाले 3 साल में जहां एक तरफ सिडबी सभी प्रमुख MSME क्लस्टर्स तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा, वहीं डायरेक्ट क्रेडिट भी मुहैया कराएगा। व्हाट इंपैक्ट विल दिस हैव ऑन द ग्राउंड? सिडबी ने भी अपने प्लेटफॉर्म्स को डिजिटलाइज किया है और अपने आप को 100% कंप्यूटराइज्ड शाखाएं बनाई हैं और पेपरलेस आज लैंडिंग की तरफ सिडबी चला गया है। तो ऐसे में सिडबी को क्योंकि बरसों की मेहनत से और इन्वेस्टमेंट से इतना अच्छा एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ है, तो आज कम मेहनत से उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है केवल उसकी शाखाएं खोलकर, क्योंकि पोर्टल्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं, सिस्टम्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं, मैनेजमेंट इज देयर, यू जस्ट हैव टू ऐड पीपल एंड सम इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टीप्लाई कर सकते हैं उन बेनिफिट्स को ज्यादा MSMEs तक पहुंचने के लिए। तो हम इसका दिल से स्वागत करते हैं। बहुत से टीयर 1, टीयर 2 सिटीज जहां अभी सिडबी की डायरेक्ट शाखाएं नहीं है, कई दफे तो 10-10, 15-15 जिलों में एक ही शाखा है और जहां से दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन आज आसान हो जाएगा। और हो सकता है आगे आने वाले समय में, आज की डेट में सिडबी केवल टर्म लोन्स देता है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज को डिसबर्स करता है, बैंक्स के साथ रीफाइनेंसिंग करता है, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है वो वर्किंग कैपिटल भी देने लगे और हो सकता है किसी स्टेज पर एक फुल फ्लेजेड कमर्शियल बैंक की तरह भी वो काम करना पड़े। राजीव जी, मशीनरी और इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए बिना कोलैटरल क्रेडिट गारंटी स्कीम का बजट में ऐलान किया गया है। इसके इम्प्लीमेंटेशन पर आप क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि कोलैटरल फ्री लोन्स को लेकर उद्यमियों के काफी कंसर्न्स रहते हैं। स्कीम्स की अनाउंसमेंट में, स्कीम्स की क्रिएशन में और ग्रास रूट में बहुत बड़ा गैप है। आज भी 100 में से 80 एंटरप्रेन्योर्स को ये शिकायत रहती है कि उनको कोलेटरल फ्री फंडिंग नहीं मिलती है और मुझे लगता है कि ये गैप तो टेक्नोलॉजी ही दूर कर सकती है। RBI की और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को दूर करेंगे, बैंक्स के पर्सनल बोर्ड्स को देखना पड़ेगा और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS की जिम्मेवारी भी है कि वो देखें कि इन स्कीम्स को लगातार इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, तभी ग्रास रूट पे इसका इम्पैक्ट आएगा। एक बहुत ही अद्भुत अनाउंसमेंट थी इस बजट में जिसे मैं लाना चाहूंगा इस चर्चा में, वो थी कि कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है अब 100 करोड़ तक के लोन को भी कवर कर सकती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। मैं खास तौर पे एक बात बोलूंगा, वो SMEs, वो स्मॉल बिजनेसेस जो अच्छा कर रहे हैं और जो कि अब मीडियम साइज में जा रहे हैं या और बड़ा अपना रोल अदा करना चाहते हैं, उनकी जो लेंडिंग है वो लेंडिंग CGTMSE अभी तक कवर नहीं कर रहा था, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर की लेंडिंग के लिए कोलेटरल चाहिए। तो मान लीजिए कोई SME आज 50 करोड़ का बिजनेस कर रहा है और अब उसको 100 करोड़ पे जाना है, एक नया प्लांट लगाना है, या बहुत जैसे आजकल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं PLI स्कीम के माध्यम से और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के माध्यम से, तो आज एक 50 करोड़ का स्मॉल बिजनेस अगर अपना 200 करोड़ के बिजनेस को प्लान करे और उसके लिए अगर उसको लेट अस से 20 करोड़ का लोन चाहिए, तो वो बिना कोलेटरल के नहीं मिलता। और बहुत से पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल स्मॉल इंडस्ट्रीज स्मॉल ही बन के रह जाती हैं और केवल ऑर्गेनिकली 5%, 10% ही ग्रो कर पाती हैं, क्योंकि उनको लेंडिंग जो है एक स्टेज पर आके रुक जाती है, क्योंकि कोलेटरल के बियॉन्ड लेंडिंग करना बहुत से बैंक्स बिल्कुल नहीं करते हैं। वो तो कोलेटरल वैल्यू का भी 70% तक ही करते हैं। और ऐसे में इन SMEs को, जो हाई पोटेंशियल SMEs हैं, जिनको कल को SME IPO की भी तैयारी कर सकते हैं, मार्केट्स में आ सकते हैं, ऐसे SMEs के लिए ये विशेष स्कीम है कि अब 100 करोड़ तक के लोन भी CGTMSE की स्कीम्स कवर करेगी। इसके लिए एक अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट एक शायद ट्रस्ट या फंड बना रही है जो इसकी गारंटीज लेगा। और अंत में राजीव जी, ट्रेड्स के दायरे को बढ़ाते हुए जिस तरह बायर्स की ऑनबोर्डिंग के लिए टर्नओवर सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ की गई है, आप मानते हैं इससे MSMEs को काफी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि नई परिभाषा के मुताबिक
250 करोड़ से ऊपर सभी लार्ज कंपनीज की कैटेगरी में आती हैं। 250 करोड़ से 500 करोड़ तक की कंपनीज जो है, भारत की जितनी भी अबव 250 करोड़ की कंपनीज हैं, तो 250 से 500 करोड़ तक की कंपनीज उसका लगभग 50% हिस्सा है। तो जितनी कंपनीज ऑलरेडी ट्रेड्स पर अभी तक आई हैं 500 करोड़ से ऊपर, उससे भी ज्यादा कंपनीज अब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी इसके तहत। और साथ ही साथ एक निर्देश दिया गया है सभी राज्य सरकारों को कि वो अपने डिपार्टमेंट्स को, अपनी सरकारी कंपनियों को, स्टेट कंपनीज को, उनको भी ट्रेड्स जी। पर लेके आए। तो मुझे लगता है कि एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म, उसकी जो रीच है अब इतनी वाइड हो जाएगी, और कि यानी हर वो कंपनी जो एमएसएमई नहीं है उसे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर आना है और उसे अपने डेटर्स का, अपने क्रेडिटर्स की सारी डिटेल डालनी है, और जिसके तहत उनके क्रेडिटर्स को फंडिंग मिल सकेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहां पर होंगे। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए फैक्टरिंग के माध्यम से ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा, फास्ट और लो कॉस्ट फंडिंग मिलेगी, जिससे उनकी वर्किंग कैपिटल और पेमेंट साइकिल्स में बहुत तेजी से इजाफा होगा। एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए राजीव चावला, आपका शुक्रिया, थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।